जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कैसे वर्क करता है मैनेजमेंट, इसके क्या क्या टूल्स हैं, आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 टूल जो हैं इनको हम लोग प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं, वैसे तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में 5 ही भाग में बताया गया है, लेकिन अगर इसका थोड़ा और स्टैंडर्ड वे देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो पांचों पार्ट है ये आते हैं प्राइमरी फंक्शन में। इसके 2 पार्ट हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कैसे हमें प्लान करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किन किन लोगों को रखना है, कैसे डायरेक्ट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी हम प्राइमरी फंक्शन में पढ़ते हैं। और जो सेकेंडरी चीजें होती हैं जैसे इसमें आता है कम्युनिकेशन, और हम अगर बात करें तो इनोवेशन, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी टाइप की होती हैं। और ये सारी बेसिक जो प्राइमरी चीजें होती हैं उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में यही पांचों होती है। तो आज हम इन्हीं पांचों को पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लानिंग की, इट इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट। प्लानिंग में हमें ये पता करना है कि हमें करना क्या है, क्या किया जाना चाहिए और किसके द्वारा, हु इज टू बी डू इट, किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है प्लानिंग का, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्री प्लान ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो प्लानिंग हमारी सबसे बेसिक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं अपने प्री ऑब्जेक्टिव्स को कि हमको कैसे करना है। इसलिए व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, ये सारी चीजें कैसे क्या करना है और कौन करेगा, ये हम प्लानिंग के अंतर्गत ही इसको अपने पहले बना के तैयार कर लेते हैं कि हमको मैनेजमेंट में इसको कैसे अप्लाई करना है। सेटिंग गोल्स इन एडवांस, जो गोल्स होते हैं उनको पहले ही सेट कर लिया जाता है प्लानिंग के अंदर। एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम, और उनको कैसे धीरे धीरे डेवलप कर किया ऐसे किया जाए ताकि उनको अचीव किया जा सके। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ये ऐसे 2 कॉमन वर्ड हैं, बिना इसके आप मैनेजमेंट में सक्सीड ही नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिवली प्रभावशाली और इफिशिएंटली तुरंत कितनी तेजी से, मतलब कितना प्रभावशाली हो, कितनी तेजी से, बिना किसी वेस्टेज को, बिना किसी रिसोर्सेज को ज्यादा वेस्ट किए आप प्लान के अंतर्गत इसको कर सकते हैं। तो प्लानिंग में इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये दोनों मैनेजमेंट के बहुत अहम हिस्से हैं। तो सेटिंग गोल्स इन एडवांस, गोल्स को एडवांस में आप सेट कर लेना कि कैसे हो क्या करना है, उसके बाद इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उनको अप्लाई कर देना। अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं तो जैसे अभी कोविड-19 के दौरान, ड्यूरिंग कोविड-19 जो पहला फेज आया था, जो पहली लहर आई थी, उसमें तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन उसी दौरान गवर्नमेंट या डॉक्टरों की सलाह पे हम लोग को पता चला कि हम लोग को मास्क काफ़ी वेयर करने हैं। तो जो मास्क की डिमांड थी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मास्क। तो जो मास्क की डिमांड इंक्रीज हो गई तो उसके बाद जो कंपनियां थी जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती थी, उन्होंने प्लान किया कि जो अब ये ऐसा समय है कि कोविड-19 के बाद लोगों को मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि कई कंपनियां हैं, ली कूपर, जॉकी एंड नाइक, जैसे ये कंपनियां पहले अदर प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन उन्होंने प्लान किया कि पोस्ट कोविड-19 अब हमको जो एसेंशियल चीज़ है जैसे कि मास्क, उनको बनाएं ताकि उनकी मार्केटिंग और अच्छी से, उनकी सेलिंग और अच्छी की, अपनी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सके। पहले ये कंपनियां शायद ही मास्क बनाती थी, शायद एक आध कंपनी, जैसे ली कूपर हो गई, ये कपड़ों की कंपनी थी,
जॉकी हो गई अंडर गारमेंट्स के लिए थी, नाइक हो गई स्पोर्ट्स ब्रांड था, स्पोर्ट्स वेयर के लिए थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान किया कि कोविड-19 के बाद अब हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुका है मास्क, तो इसलिए उन्होंने मास्क बनाना चालू किया। तो ये प्लानिंग का बहुत अच्छा है, कोई भी मैनेजमेंट मार्केट को एसेस कर सके कि आने वाले समय में अब क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से अपने आप को मैनेजमेंट को तैयार किया जा सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है प्लानिंग के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या क्या करना होता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसमें हम ड्यूटी असाइन करते हैं। ग्रुपिंग टास्क, जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जो जितने अलग अलग टास्क दिए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर, उनके सिमिलर ग्रुप में जो जैसा काम होता है उसको अलग टास्क के उसको ग्रुपिंग में डिवाइड किया जाता है। जो जैसा काम होगा उसके आधार पर उसको डिवाइड किया जाएगा। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाती है। जो उत्तरदायित्व होता है उसको बताया जाता है कि किसको क्या उत्तरदायित्व निभाना है, तो उसमें इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और उनको रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं जिनका उपयोग करके वो यूटिलाइज करके यूजफुल चीज़ों को बना सके मैनेजमेंट के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें इतनी सारी चीज़ों का काम करना पड़ता है। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, इसमें यह तय किया जाता है कि कौन वह पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। वेयर इट विल बी डन, किधर किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, वो जगह तय की जाएगी। व्हेन इट विल बी डन, और वह कब किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम यहाँ तय कर लेते हैं कि पर्टिकुलर टास्क कौन करेगा, कहाँ करेगा और कब किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाई चांस जैसे कभी सीएम किसी भी शहर में आते हैं कोई प्रोग्राम के लिए, जैसे कोई भी स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम हुआ, तो सीएम किसी शहर में आते हैं तो उस जिले का जो डीएम होता है उसको उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि राज्य का सीएम उसके यहाँ आ रहा है। तो एसएसपी को वो सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है, डॉक्टर्स को मेडिकल की जिम्मेदारी देता है। तो इस तरीके से अलग अलग टास्क को ऑर्गेनाइज करने का काम मैनेजमेंट में किया जाता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, कौन क्या कैसे कब करेंगे, ये उसी के अंतर्गत मैनेजमेंट में आता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फंक्शन स्टाफिंग की। फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब, सही जॉब के लिए सही लोगों का चयन करना, ये स्टाफिंग की मेन फंक्शन होते हैं। अगर आप सही लोगों को सही स्थान के लिए चयन करेंगे तभी वो उसकी यूटिलिटी और अच्छी निखर कर आएगी। तो जो सही जॉब होती है, जैसे अगर आपने किसी भी पर्सन को सेल्स के लिए है, अगर वो सेल्स का बंदा नहीं है, उसकी स्किल सेल्स की नहीं, वो टेक्निकल का है, तो सेल्स का काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब, जिसके लिए जो काम है उसको वही दिया जाए स्टाफिंग के अंदर। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटी आती हैं जो एक स्टाफिंग के अंदर की जानी चाहिए। रिक्रूटमेंट, भर्ती, सिलेक्शन, उनको सेलेक्ट उनका चयन किया जाना, प्लेसमेंट, उनको नौकरी दी जानी, एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, उसके बाद सेलेक्टेड जो भी कर्मचारी या काम करने वाले वर्कर है उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, सब स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। अब हम अपने चौथे फंक्शन की बात करते हैं, डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। इसमें डायरेक्टिंग में हमें दिशा निर्देश तय करना होता है। जितने भी एम्प्लॉय हमारे मैनेजमेंट में काम करते हैं उनको लीड करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, प्रभाव देना पड़ता है, एंड मोटिवेट, उनको इस तरीके से मोटिवेट करें ताकि वो काम कर सकें। उनको कुछ ऐसा लालच दें या फिर उनको आगे बढ़ने की ऐसी सीख दें, किसी के द्वारा उनको मोटिवेट कर, इंस्पायर कर सकें। जो सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस का काम होता है वो डायरेक्टिंग में मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जा सकता है, ताकि वो जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से कार मैनेजमेंट के अंदर उनको दिए जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो डायरेक्टिंग का काम होता है सही दिशा निर्देश तय करना। A good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out the best in the employee.
डायरेक्शन में क्या होता है, अगर एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा या उसको किसी भी तरीके से उसका क्रिटिसाइज करेगा, उसको ताने मारेगा या उसको किसी भी चीज़ के लिए कभी प्रोत्साहित भी करेगा। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ऐसा दर्शाएगा ताकि वो किसी भी तरीके से उस टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, उसको मोटिवेट करने के लिए। तो जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो उसको क्रिटिसाइज भी करेगा और उसको प्रेज भी देगा ताकि वो अपना बेस्ट जो होगा उस एम्प्लॉय का वो निकाल कर मैनेजमेंट के प्रति सौंप दे। तो डायरेक्शन बहुत ही दूरगामी सोच का एक परिणाम होता है जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, उसका चौथा फंक्शन होता है। तो बिना डायरेक्टिंग के आप अपने फ्यूचर्स को अचीव नहीं कर सकते कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो ये जो एक तरीके से मेंटल प्रोसेस होता है कि अगर आप सही डायरेक्शन में उसको गाइड करेंगे तभी जाके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। एक एग्जांपल अगर हम दें तो डायरेक्टिंग का, तो एक क्रिकेट से रिलेटेड एग्जांपल हो सकता है MS धोनी। वो एक ऐसे कैप्टन थे जो उनकी डायरेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, चाहे वो इंडिया के लिए हो या IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हो। इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज क्यों जीते हैं, दुनिया के सफल कप्तान क्यों थे, क्योंकि वो प्लेयर्स को कौन कैसे खेल सकता है, उसकी फ्यूचर, उसका डायरेक्शन उनको पता था किसको क्या कैसे करना है और उसको किस दिशा में उसको डायरेक्ट करें। तो ये डायरेक्शन का ही जो खेल होता है, पूरा मैनेजमेंट उसी पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन अच्छी रहेगी, अगर मैनेजर अच्छा रहेगा तो उसको सही डायरेक्शन में लिया जा सकता है। अब आखिरी फंक्शन है कंट्रोलिंग। इट इन्वॉल्व्स इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस है उसका एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जाता है। मेजरिंग करेक्ट परफॉर्मेंसेस, कंपेयरिंग दिस विद इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। और उसको जो भी कहते हैं इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो भी उसको स्टैंडर्ड उसके सेट किए जाते हैं उसको फिर बाद में मेज़र किया जाता है, मापा जाता है और उसके बाद उसको कंपेयर भी किया जा सकता है कि जो हमने पहले से अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे क्या ये कंट्रोलिंग वे में उसी मात्रा में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अगर वो सही कंट्रोल किया जा रहा होगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर उसका जो कंट्रोलिंग जो भी बनाया जा रहा है या फिर जो भी स्टैंडर्ड मानक तय किए जाते हैं उससे कम हो रहे हैं या फिर उससे बहुत अधिक हो रहे हैं तो जो उसका मेजरमेंट है उस पर अगर कोई काम नहीं किया जा सकता तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। कंपेयरिंग दिस विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेक एक्शन। तो जो मैनेजर होगा अगर उस टास्क को सही से कंट्रोल वे में नहीं किया जा सकता है तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अगर इसका हम सार समझे तो जो कंट्रोलिंग होती है इसमें आपको वेस्टेज करना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। इसको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि जितना से जितना अच्छा उसका इस्तेमाल हो सके, मैनेजमेंट को जितना से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उसको परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड के तहत ही उसको कंट्रोलिंग वे में मैनेजमेंट में काम करना चाहिए। तो आज हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, आने वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।